हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ गतियों के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ अलग तरह की चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जब हम उनको जान लेंगे तब हम SHM में एंटर कर जाएंगे, यानी कि SHM तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हमें पहले ही पता होना चाहिए कि सर ये आवर्त गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है, या फिर दोलन क्या होते हैं, है ना। ऐसी कुछ और छोटे छोटे डेफिनेशंस आएंगे, उनको जानने के बाद फिर हम सरल आवर्त गति पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आवर्त गति के बारे में जानते हैं पहले कि आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति तो बाद में, क्योंकि उसमें आवर्त गति शब्द आ रहा है, तो पहले आवर्त गति के बारे में जान लेंगे। तो आवर्त गति के बारे में क्या होता है कि ऐसी कोई भी गति, कोई वस्तु जो कोई गति कर रहा है, जो कि एक निश्चित रास्ते पर हो, निश्चित पथ पर हो, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसको वो दोहराता हो, रिपीट कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि इसका मतलब उसकी गति एक आवर्त गति है। और जितने समय अंतराल के बाद अपनी गति को वो दोहराता है, उतने समय अंतराल को हम बोलते हैं उसका आवर्त काल, कि ये इसका आवर्त काल है। तो ऐसी डेफिनेशन बना दी इसकी, यदि कोई गतिशील वस्तु या कण अपनी गति को एक निश्चित पथ पर समान समय अंतराल में दोहराता है, तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तथा उस समान समय अंतराल को आवर्त काल कहते हैं। और ये जो निश्चित पथ है, निश्चित रास्ता है, ये एक सरल रेखीय भी हो सकता है, ये एक वृत्तीय रास्ते भी हो सकता है, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है, तो अलग अलग इसके रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पथ जो होता है रेखीय, वृत्तीय, दीर्घवृत्ताकार आदि हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे आवर्त गति में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं जो कि एक निश्चित रास्ते पर अपनी गति को दोहरा रहे हो, उनका समय अंतराल समान हो। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक निश्चित रास्ता है उसका, दीर्घवृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ, और 365 दिन में उस चक्कर को पूरा कर लेती है। ये निश्चित है कि 365.5 होता है, 0.5 और जोड़ सकते हैं कभी, लेकिन लगभग 365 दिन में अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है, और ये कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है इसी रास्ते पर। तो इसका मतलब इसकी गति को क्या नाम दे सकते हैं, आवर्त गति नाम दे सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि पृथ्वी खुद भी एक आवर्त गति कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, अपनी एक्सिस के परितः। तो उसका टाइम पीरियड कितना बोल देंगे, 24 घंटे, क्योंकि हर 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका मतलब उसकी गति भी कैसी है, आवर्त गति है, दोहराती है ना। हार्मोनिक बोलते हैं इसको, जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हार्मोनिक बोलते हैं, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल देंगे, मतलब हार्मोनिक मोशन ही बोल सकते हैं, या फिर आवर्त गति बोल सकते हैं। ऐसी कोई कण समान वृत्तीय गति कर रहा है, समान वृत्तीय गति में क्या होगा, एक समान चाल से चल रहा है अगर, यानी कि उसकी चाल नियत है, तो उसकी चाल नियत है, तो वृत्तीय गति में जो उसका एक रास्ता होगा, फिक्स रास्ता बन गया और एक फिक्स इंटरवल टाइम हो गया, तो उसका टाइम पीरियड होता है 2πr/v, कुल चली गई दूरी बटे कुल चाल। तो चाल इसकी v है, 2πr उसका कुल दूरी है, तो उसके टाइम पीरियड ये आ गया। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो आवर्त गति का, जैसे घड़ी के सुइयों की चलने की बात करें अगर, तो सेकंड वाली सुई चलती है, तो पूरा एक चक्कर कवर करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 1 मिनट 60 सेकंड ले लेती है। और अगर बात करते हैं मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई भी एक निश्चित रास्ते पर घूम रही होती है, और अगर मिनट वाली सुई का टाइम देखें तो मिनट वाली सुई का एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगता है, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट कह सकते हैं, 1 घंटा, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 60 मिनट या फिर 1 घंटा। हर 1 घंटे के बाद वो अपने रास्ते को दोहराएगी। और अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर कितने समय में कर लेती है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में वो अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है। इसका मतलब ये उसका टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल हो गया, और एक निश्चित रास्ते पर वो दोहरा रही है, यानी कि उनकी गति को भी हम क्या नाम दे सकते हैं, आवर्त गति नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आवर्त गति के बारे में पता लग गया। फिर हम उसको सरल आवर्त गति में जोड़ेंगे कि अच्छा सरल आवर्त गति क्या होती है। तो सरल आवर्त गति की अपनी कुछ कंडीशन है, लेकिन पहला आवर्त गति के बारे में हमने जान लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि सरल आवर्त गति को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने आवर्त गति पढ़ लिया है। अब आवर्त गति के बाद एक और गति को जानते हैं, दोलनी गति। दोलनी गति या ऑसिलेटरी गति भी बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये किस तरह गति होती है, इस तरह गति होगी कि किसी फिक्स बिंदु के परितः अगर टू एंड फ्रो टाइप इधर उधर ऐसे लेफ्ट राइट की गति हो रही है, टू एंड फ्रो टाइप, मतलब ऐसा समझ लो कि इस बिंदु के परितः या तो इधर या इधर या इधर या इधर या इधर या इधर, ऐसा। ठीक, अगर ऐसे गति हो रही है किसी फिक्स बिंदु के परितः, तो हम इसको बोलते हैं कैसी, ऑसिलेटरी मोशन
या फिर दोलनी गति बोल सकते हैं। इसलिए इसको बोला किसी स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द इधर उधर गति हो रही है, टू एंड फ्रो बोलते हैं, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। स्थिर जो बिंदु होता है उसको माध्य बिंदु बोल देते हैं, जिस बिंदु को परितय हो रही है। माध्य बिंदु बोल देते हैं, मीन पोजीशन बोल देते हैं, एमपी बोल देते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट वर्स में एमपी बोल देते हैं माध्य बिंदु को, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना कि माध्य बिंदु कौन सा होगा, जहां पर नेट बल शून्य होगा। नेट बल कुल मिला के कुल बल उस पर शून्य हो रहा होगा जिस बिंदु पर, उसको बोलेंगे माध्य स्थिति, है ना। और माध्य स्थिति पर क्या है, उसमें दोलनी गति की कंडीशन क्या है, कुछ पॉइंट है नोट करने के लिए कि यदि किसी वस्तु को उसकी स्थिर साम्य अवस्था स्टेबल इक्विलिब्रियम से विस्थापित करते हैं तभी वस्तु दोलनी गति करेगी। अगर स्थिर अवस्था से उसको विस्थापित नहीं करेंगे तो फिर वो अब विस्थापित करने में क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम जब स्थिर अवस्था से उसको विस्थापित करेंगे, एक एनर्जी दे करके छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी स्थिर अवस्था से दोनों तरफ लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो की गति करेगा। जैसे अगर मान लीजिएगा ये है, ये भी क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 है, ये भी यहाँ पर नेट फोर्स 0 है ना, एफ नेट 0, जहां पर कुल बल शून्य होता है उसको हम मीन एफ नेट मीन पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एफ नेट 0 है। तो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, लेकिन दोलन तभी कर सकती है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली आप पहले भी जान चुके होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मान लो ये रखा हुआ है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर इस पर कुल बल शून्य है भी, ठीक है, अगर इसको हल्का सा मैं डिस्प्लेस कर दूं इधर या इधर, तो क्या ये वापस आ पाएगा? इधर कर देंगे तो, अगर इधर कर दिया तो वापस चले जाएगा, आएगा ही नहीं कभी भी इधर। तो इसका मतलब ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं, अनस्टेबल में, हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो आई नहीं, यानी कि तो कभी दोलन की बात सोच ही नहीं सकते। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल अगर होगा, अस्थिर साम्य अवस्था होगी, अगर होगी कैसी, अस्थिर साम्य अवस्था, तो तब तो मतलब आपको इस चैप्टर का क्या सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तभी सोच पाएंगे इस चैप्टर के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी बात करें, अगर इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ, क्या वापस आना चाहेगा? यस, और फिर जाएगा इधर, क्या वापस आना चाहेगा? यस, ये फिर जाना चाहेगा इधर। तो उसको अभी एक एनर्जी देनी पड़ रही। अगर यहाँ पे मैं मानूं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है जाने आने में, तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर अपने दोलन करता रहेगा। और चूंकि ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो अनंत समय तक ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। इस बिंदु को प्रति मीन पोजीशन ये हो गई, तो इधर उधर करता रहेगा, इधर इधर टू एंड फ्रो टाइप की मोशन। तो इसकी गति को दोलनी गति तो बोलेंगे। लेकिन अगर ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये दोलनी गति आवर्त गति भी है ना, क्योंकि फिक्स इंटरवल टाइम पे फिक्स पाथ पर चल रहा है ये। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उदासीन। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उदासीन में तो उठा के यहाँ रख दे, यही रह जाएगा, कुल बल जहाँ पर है वहीं पर शून्य जाएगा। तो इसमें जैसे ही बोला कि दोलनी गति आवर्त गति हो भी सकती है और नहीं भी। यदि दोलनी गति के दौरान उसकी ऊर्जा का संरक्षित रहती है तो बोलते हैं कि दोलनी गति आवर्त गति भी है। जैसे मैंने इसमें बताया कि हमने जो एक ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा अगर अपने जो दी, अगर वो ऊर्जा कहीं लॉस नहीं होगी ना, तो अनंत समय तक ऐसा करता रहेगा, आवर्त गति भी है। लेकिन रियलिटी आप जानते हैं कि ऊर्जा का लॉस होता भी है। तो हमारा लिए जो चैप्टर पढ़ा जाएगा वो इस कंडीशन पर पढ़ा जाएगा कि सरल आवर्त गति जब हम पढ़ेंगे, दोलनी गति जब हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति में, तो सरल आवर्त गति में ऊर्जा का लॉस हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। खैर अभी हम उस पर आएंगे बाद में। फिलहाल तो समझ लो कि सरल दोलनी गति को आवर्त गति भी कह सकते हैं अगर उसमें ऊर्जा को कोई लॉस ना हो। सोचो अगर फ्रिक्शन हो, यहाँ पे घर्षण बल हो, अक्षणिक जो अक्षय कर दे ऊर्जा को, अक्षय कर दे, अक्षणिक बल, डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं, अक्षणिक बल जिसे हम बोलेंगे। अगर ये बल यहाँ पर लग रहे होंगे, फ्रिक्शन आ गया या हवा का प्रतिरोध आ गया, तो क्या होगा, इसमें धीरे 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 रुक जाएगा। तो पहले बड़े दोलन हो गए, फिर छोटे दोलन, फिर छोटे छोटे छोटे, और एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो यही बोला है कि अक्षणिक बल कैसे होते हैं? डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं बेटे इसमें, डिसिपेटिव फोर्सेस। जैसे अपना कैसा आ गया, घर्षण बल आ गया, वायु प्रतिरोध आ गया, इसके कारण ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो उसकी दोलनी गति तो होती है, दोलन तो कर रहा है वो, लेकिन आवर्त गति नहीं कहेंगे उसको फिर, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बदलता रहेगा। भी पहले तो मान लो यहाँ तक गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर, तो उसके जो दोलन हो जाएंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि हमारे कोर्स में ऊर्जा के लॉस वाले दोलन नहीं है ना। जैसे मान लो कि ना के बराबर ही है, तो 99% तो ऐसे केस आएंगे ही नहीं। तो
इसमें बोला कि दोलनी गति होती है तो लेकिन आवर्त गति नहीं होती, तब इसके दोलनों को अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड दोलन बोलते हैं या अवमंदित दोलन बोलते हैं। यानी कि शुरू में तेज बड़े दोलन होंगे, भी छोटे छोटे छोटे, और वो ऊर्जा लॉस हो जाएगी, पूरी की पूरी ऊर्जा का वहां पर लॉस हो जाएगा, ही ऊष्मा की फॉर्म में चले जाएगा या किसी और फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम दोलनी गति का, कि भाई सिंपल पेंडुलम ले लिया एक, है ना, सरल लोलक, सब पढ़े जाएंगे ये हमारे। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में मिलते रहेंगे इस तरह के। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, इसको यहाँ से लाके ब्यूरा रुका हुआ है, मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर एफ नेट 0 है, यहाँ पर एफ नेट 0 है, तो उसको यहाँ से उठा करके यहाँ लाए, छोड़ दिया और ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं कहूँ ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है, ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है, तो इसका मतलब ये अनंत समय तक ऐसे सिद्ध करता रहेगा। अगर हवा का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो मान लिया, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, तो इसका आवर्तकाल भी निश्चित होगा और ये आवर्त गति भी करेगा। लेकिन रियलिटी आपको पता है कि हवा होती है, थोड़ी देर बाद वो रुक ही जाएगा, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, एक समय के बाद रुक जाएगा, तो उसका मतलब इसकी ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी। ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी तो इसकी भी दोलनी गति तो बोल देंगे, लेकिन अभी आवर्त गति नहीं बोलेंगे। अगर ऊर्जा का लॉस हो रहा है, ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा है, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये दोलनी गति के साथ साथ आवर्त गति भी कर रहा है ना। और अगर ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा होगा, दोलनी गति के साथ आवर्त गति भी कर रहा होगा, तो हमारे केस में मैक्सिमम क्या 99% वही क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आवर्त गति के आएंगे, क्योंकि सरल आवर्त गति पढ़ना है तो आवर्त गति तभी पढ़ेंगे जब हमारे पास ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे स्प्रिंग वाला है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है, तो इस पर भी कोई बल नहीं लग रहा है, नेट क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन, माध्यावस्था हो गई, ये इसकी माध्यावस्था हो गई। सोचो मैं इसे दबा के छोड़ दूं, ऐसे यहाँ से ला करके छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, उधर भी जाएगा, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ऐसा 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 करेगा। ये टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करेगा। जब ये इधर उधर गति करेगा तो इसका मतलब हम इस गति को क्या नाम दे देंगे, दोलनी गति नाम दे देंगे। और अगर यहाँ पे बोलूं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमेशा के लिए ऐसे गति करता रहेगा अनंत समय के लिए, क्योंकि जो ऊर्जा मैंने इसको दी यहाँ से ऐसे करने में, वो ऊर्जा हमेशा के लिए संरक्षित रहेगी, कहीं पर उसको नुकसान नहीं होगा, तो इसकी गति दोलनी गति के साथ आवर्त गति भी होगी। और अगर ऊर्जा का लॉस होगा तो सिर्फ दोलनी गति बोलेंगे। ठीक वैसे ये एक बेलन है जो कि यहाँ लिक्विड में, द्रव में है, मान लीजिएगा ऐसे रुका हुआ है ये, तो उस पर नेट फोर्स 0 है, कुल बल 0 है, इसकी ये मीन पोजीशन ये है, कुल बल 0 है। अगर इसे दबा के छोड़ दूं, हल्का सा दबाव और छोड़ दूं, तो ऐसे ऐसे करने लगेगा ये, ऐसे ऐसे करने लगेगा ये, ऐसे ऐसे, है ना, तो ऐसे ऐसे करेगा, तो उसका मतलब इसकी इस गति को भी क्या नाम देंगे, दोलनी गति नाम दे देंगे, है ना। तो अगर इसमें भी ऊर्जा का लॉस ना माने तो ये दोलनी गति आवर्त गति भी होगी। जैसे इसमें ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे रुका हुआ पानी, यानी कि इसकी साम्य अवस्था में है, और साम्य अवस्था से अगर इसको थोड़ा सा वो हिला दे, थोड़ा पानी ऊपर नीचे कर दे, इसको हिला के छोड़ देंगे, तो पानी कैसे, ये पानी के पार्टिकल कैसे चलने लगेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलने लगेंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे चम करने लगेगा, सॉरी इसका मतलब ये दोलनी गति करने लगेगा। तो दोलनी गति करने लगेगा तो इसका मतलब इसका भी हम अगर ऊर्जा का लॉस ना माने तो दोलनी गति आवर्त गति भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इसी चैप्टर में हमने फिर इस चैप्टर में हमने दोलनी गति के साथ साथ उसको फिर सरल आवर्त गति में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको सरल आवर्त गति की कंडीशन क्या है वो पढ़नी है, और ये सारे एग्जाम्पलों को कहीं ना कहीं हमें इस रूप में इसको निकालना है। फिर इनके आवर्तकाल भी निकालने होते हैं इन सारे क्वेश्चनों के, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनके एम्पलीट्यूड आयाम वगैरह कितने होते हैं, वो सब निकाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इतना जाना इसमें कि दोलनी गति क्या होती है, और दोलनी गति और आवर्त गति कभी हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। बेसिक कंडीशन क्या है, ऊर्जा का लॉस नहीं है तो मतलब आवर्त गति हो जाएगी दोलनी गति, और ऊर्जा का लॉस है तो आवर्त गति नहीं होगी। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो हमने दोलनी गति के बारे में जान लिया है, और अब हम जानते हैं माध्यावस्था के बारे में, मीन पोजीशन के बारे में। मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पर कुल फोर्स, कुल प्रत्यानयन बल 0 होता है। उस पॉइंट से पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ जो गति करेगा वो उसकी सरल, उसकी दोलनी गति कहलाएगी। और ये वो बिंदु होता है जहां पर पार्टिकल या कण स्थायी साम्य अवस्था में होगा। अगर स्थायी साम्य अवस्था में होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वो दोलनी गति करेगा, और दोलनी गति से ही फिर आगे सरल आवर्त गति भी कर जाएगा अगर साम्य अवस्था में होगा तो, है ना। तो इनकी मीन पोजीशन कौन सी हुई, जहां पर कुल मिलाकर के नेट फोर्स 0 हो, उसे हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा अभी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स से प्रत्यानयन बल 0 होगा तो मतलब मीन पोजीशन कहलाएगी। और ये
इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा भी न्यूनतम होती है। ये तो आपको पता ही है कि भाई F बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में du/dx। अगर ये शून्य होगा तो उसका मतलब du/dx क्या हो गया, मिनिमम हो सकता है वहाँ पर, तो मिनिमम होना चाहिए तभी तो बल शून्य होगा वहाँ पर। तो इसके बेसिस पर हमने एक पॉइंट और लिख दिया कि भाई जहाँ पर मीन पोजीशन होते हैं वहाँ पर क्या होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर F नेट 0 कर दूँ तो यह du/dx क्या हो जाएगा 0, यानी कि u की वैल्यू आएगी मिनिमम के लिए, है ना। खैर ये एक पॉइंट आप उसे याद रख लेंगे। दूसरा प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स बल से भी हो सकती है दोलन गति और आघूर्ण से भी हो सकती है, टॉर्क भी यूज कर सकते हैं, है ना। टॉर्क मतलब बलाघूर्ण, बलाघूर्ण से भी गति हो सकती है दोलनी गति या फिर बल से भी हो सकती है। फिलहाल हम बल से पढ़ेंगे, जब बल से पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं रेखीय दोलनी गति, या फिर जब इससे पढ़ेंगे टॉर्क से तो फिर वो कोणीय गति हो जाती है। खैर अभी इसकी बात करते हैं प्रत्यानयन बल की। तो वो बल जो कण को उसकी माध्यावस्था में, जो कण को उसकी माध्यावस्था या फिर स्थायी माध्यावस्था कह सकते हैं, स्थायी माध्यावस्था में लाने की कोशिश करता है, लाने का प्रयत्न करता है, जो वह बल जो उसकी स्थायी माध्यावस्था में लाने का प्रयत्न करता है प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव किधर होती है, माध्य बिंदु की ओर होती है। जो मीन पोजीशन होगी हमेशा उसी की तरफ रहती है, क्योंकि उसको उस तरफ लाना चाहेगा, है ना। इसकी दिशा सदैव मध्य बिंदु की तरफ होती है और विस्थापन के विपरीत होती है इसकी दिशा। विस्थापन कहाँ से मापते हैं भाई, विस्थापन हमेशा मीन पोजीशन से मापेंगे, विस्थापन हमेशा मीन पोजीशन से। मतलब अगर मान लीजिएगा ये कोई पार्टिकल, इस पर कुल बल यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य है, तो इधर जो पार्टिकल का विस्थापन यहाँ से x हुआ तो फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो विस्थापन इसका यहाँ पर हुआ x, विस्थापन यहाँ पर हुआ तो फोर्स इधर लग रहा होगा। इस तरीके से इसकी दिशा होती है कि मीन पोजीशन की तरफ रहे और विस्थापन के विपरीत रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बल को डिफाइन किया। और सामान्यतः जो बल होता है माइनस के एक्स के फॉर्मेट का होगा, क्योंकि एक्स के अपोजिट होना चाहिए, इसलिए इसकी दिशा एक्स के अपोजिट है तो माइनस के साइन आता है इसमें। सामान्यतः बल इस तरह का होता है। अगर जब आघूर्ण की बात करेंगे तो के बल की जगह किया जाएगा और के तो वही रह जाएगा, के नियतांक ही रहेगा, एक और थीटा आ जाएगा एक्स की जगह रोटेशनल मोशन के हिसाब से, है ना। तो ये तो हमने बात जान ली कि भैया प्रत्यानयन बल क्या होते हैं, साम्यावस्था क्या होती है या फिर माध्यावस्था क्या होती है, ये जान लिया। लेकिन इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, हमें सरल आवर्त गति को डिफाइन करना है। सरल आवर्त गति क्या होगी, सरल आवर्त गति वह दोलनी गति है, दोलनी गति का एक प्रारूप है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है, दोलनी गति का एक बहुत अच्छा प्रारूप है। वह दोलनी गति जिसमें कण माध्य स्थिति, माध्य स्थिति की जगह मैंने और क्या करना चाहिए, एक तरह से स्थायी माध्यावस्था, स्थायी होनी चाहिए। माध्य अवस्था के परितः निश्चित समयांतराल में निश्चित पथ पर बिना ऊर्जा के नुकसान के, बिना ऊर्जा के हास के गति करता हो तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहेंगे। यानी कि दोलनी गति का ही एक रूप है, बस उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होना चाहिए, स्थायी साम्यावस्था से वो विस्थापित होना चाहिए, स्थायी साम्यावस्था से। साथ ही साथ उसके साथ ये कंडीशन है कि उस पर ये बल लगना चाहिए F = -kx। अगर ये लग रहा होगा तो ही इसको सरल आवर्त गति कहेंगे। ये सब तो होना ही चाहिए, दोलनी गति के प्रारूप तो है ही, साथ ही साथ अगर ये बल लग रहा होगा तभी उसको सरल आवर्त गति कहेंगे। अगर ये बल नहीं लग रहा होगा तो फिर सरल आवर्त गति नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ उसको दोलनी गति कहेंगे, ठीक है। यानी कि दोलनी गति का एक स्पेशल केस है, जब F = kx लग रहा होगा तभी हम दोलनी गति को सरल आवर्त गति में कन्वर्ट कर देंगे F = -kx के फॉर्मेट में। तो एक बार फिर सुन ले, वह दोलनी गति जिसमें किसी कण पर स्थायी माध्य स्थिति, स्थायी साम्यावस्था होगी अगर उसकी, के परितः निश्चित समयांतराल में निश्चित पथ पर बिना ऊर्जा के नुकसान की गति करता हो तो हम उसको सरल आवर्त गति कहते हैं, जबकि उस पर यह बल लग रहा हो F = -kx, ठीक। F प्रोपोर्शनल टू समानुपाती हो जाए -x के, जहाँ पे F क्या प्रत्यानयन बल है, K क्या है सरल आवर्त गति का नियतांक, यानी कि SHM कांस्टेंट बोलेंगे। ये कोई स्प्रिंग का बल मत समझ लेना, स्प्रिंग का फोर्स मत समझ लेना कि स्प्रिंग का फोर्स है F = -kx। स्प्रिंग का फोर्स भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो फोर्स अलग चीज है, वो K स्प्रिंग का बल नियतांक है, ये K सरल आवर्त गति का एक बल नियतांक है, SHM कांस्टेंट है, x माध्य स्थिति से विस्थापन है, ठीक है। वहां पे वो x उसका अलग विस्थापन है, लेकिन यहाँ पर ये माध्य स्थिति से विस्थापन है। तो F = थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी
इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। कि एक्स को बल स्प्रिंग वाले बल से कंफ्यूज मत करना, है ना, वो अलग बात है, कई बार उसके जस्ट बराबर बैठ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज़ है और वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्स हम मापदेश स्थिति से माप रहे हैं, ये के SHM कांस्टेंट है, उसमें के हमारा नेचुरल एक्स नेचुरल लेंथ से नापते हैं वहाँ पर उस और के अपना स्प्रिंग नियतांक होता है, तो उससे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमने ये तो जान लिया कि भाई सरल आवर्त गति होती तो ये है, ये तो समझ में आ गया कि भाई इस बल से चलनी शुरुआत, तो रट लो कि ये फॉर्मूला तो अपना इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ही है कि शुरुआत यहीं से होगी इस सरल आवर्त गति की, कि सारी सरल आवर्त गति निकलती चली जाएगी इसमें से। यानी कि गति के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, त्वरण चाहिए, त्वरण के बाद उसके बाद वेलोसिटी, वेग, विस्थापन, ये सब आ जाएंगे। तो बल है तो इसके पास, तो ये वाला बल लग रहा होगा, तो इसका मतलब, और ये बल नियतांक नहीं, नियत नहीं है, एक्स के साथ बदल रहा, यानी कि सरल आवर्त गति वेरिएबल फोर्स, परिवर्तन बल, परिवर्तित त्वरण का एक स्पेशल केस हो गया। यानी कि सरल आवर्त गति परिवर्तित त्वरण, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल फोर्स का एक स्पेशल केस है। पूरी काइनेमेटिक्स पढ़नी इसकी, वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक तरह से इसमें परिवर्तनशील एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो इसका मतलब हमें इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलस का इस्तेमाल करना होगा या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना होगा। तो गति की समीकरण जो हमने पहले पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे तो गति हो रही, लेकिन वो वाली गति की समीकरण हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्वरण नियत नहीं होगा, और वो गति की समीकरण तो कांस्टेंट त्वरण के लिए वैलिड होती है। तो इसका मतलब हमारे लिए एक तरह से बहुत ध्यान से देखें तो पूरी सरल आवर्त गति को डिटेल में स्टडी करना है, सिर्फ किसी फोर्स की वजह से, वो भी केवल परिवर्तित त्वरण के हिसाब से चलना है इसमें लेकर के, ठीक है। तो फिर से दिमाग में रखेंगे, सरल आवर्त गति का मतलब दोलनी गति है, लेकिन बिना ऊर्जा के नुकसान के, और F बराबर -kx अगर उस पर फोर्स है तभी आप उसे सरल आवर्त गति कहेंगे, अदरवाइज उसे सरल आवर्त गति नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये x हमारा जो विस्थापन है, मध्य बिंदु से थोड़ा सा विस्थापन होगा, ज़्यादा बड़े विस्थापन हो जाएंगे तो फिर सरल आवर्त गति भी नहीं रह पाएगी, फिर दोलनी गति कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं सरल आवर्त गति की कुछ कैलकुलेशन जानेंगे, कुछ इसके बारे में मैथमेटिक्स जानेंगे, ओके। तो हमने सरल आवर्त गति की बेसिक डेफिनेशन समझ ली है। जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि भाई हमारे पास जो भी दोलनी गति होगी, अगर उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा है और F बराबर -kx ऐसा बल काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी गति क्या होगी, सरल आवर्त गति होगी, ठीक है। तो इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, दो तरह की होती है ना, SHM के प्रकार, टाइप्स ऑफ SHM, SHM के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ SHM, टाइप्स ऑफ SHM। तो टाइप्स ऑफ SHM कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के, रेखीय SHM, लीनियर SHM, और रेखीय के बाद एंगुलर SHM, ठीक है। एंगुलर मतलब कोणीय SHM, लो यही लिख दो, कोणीय SHM। फर्क क्या है भाई, इसमें तो हमारे पास F = -kx लगेगा, इसमें टॉर्क लगेगा -k × थीटा, ठीक है। जब हम कोणीय की बात करेंगे तब इसको लेंगे, फिलहाल हमारे काम की चीज़ ये है, तो हम पहले ये सीखेंगे सारा का सारा रेखीय आवर्त गति क्या होती है। रियलिटी में किसी भी दोलनी गति के लिए, किसी भी दोलनी गति के लिए, किसी भी दोलनी गति के लिए F = -k(x⁴n) ऐसा बल लगना चाहिए जिसमें n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और इसमें इफ n = 1 देन F = -kx, तब यह है दोलनी गति, यह है दोलनी गति सरल आवर्त गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति जो होगी
वो तब होगी जब x की वैल्यू x की पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगी। n इक्वल टू 1 के केस में ही दोलनी गति को हम सरल आवर्त गति कह सकते हैं। अगर x की पावर 1 नहीं होगी, x की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो x की पावर 3 है, 5 है, 7 है, तो फिर वो दोलनी गति कहलाएगी। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ कि भाई आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने 1 3 5 क्यों लिया। मान लो आपने लिया n बराबर 1 ले लिया, मैं समझाता हूँ। तो बेटे n बराबर 1 पर एफ नेट 0 होगा, x बराबर 0 पर। अब जैसे ही इस पार्टिकल को आप समझेंगे इस चीज को, जैसे ही आपने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, x इधर आया, तो फोर्स किधर लगेगा, -kx इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ रहे हो तो इसको लाने की प्रवृत्ति इधर है, यानी कि ये रिस्टोर करना चाह रहा है वापस मीन पोजीशन पर। ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी ना, तो वापस मीन पोजीशन पर रिस्टोर, वापस उसको प्रयत्न करता है मध्य बिंदु पर लाने पर। तो मध्य स्थिति पर लाने पर अगर वो यहाँ, अब इसके पास जब इधर लाएगा तो उस पर बल लग रहा उस पर त्वरण आ जाएगा, तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो उसका जो एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ x कम होते होते x 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। लेकिन यहाँ पर उसकी स्पीड होगी तो यहाँ रुकेगा नहीं, तो स्पीड होगी और मास होगा तो उसका सम्वेग होगा, मोमेंटम होगा, तो सम्वेग होगा m × v होगा। तो चूंकि यहाँ पर तो आपका तो उसका त्वरण के कारण स्पीड बढ़ रही थी, तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते ये उसको क्रॉस कर जाएगा, इधर जाएगा, तो x इधर आया, लेकिन बल की दिशा इधर होने लगेगी, तो बल की दिशा इधर होने लगेगी, तो फिर क्या होगा, इसको इधर खींचेगा। तो इस तरीके से अगर इसमें ऊर्जा का कोई लॉस ना हो तो ऐसा सब कराता रहेगा, तो सरल आवर्त गति करा देगा इसको। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 है तो तभी इसको सरल आवर्त गति बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे SHM। इसको क्या बोलेंगे, SHM। लेकिन अगर सोचो आपने बोला कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि n बराबर 2 लूंगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा, -kx²। तो जब आपने इसको x पे रखा तो फोर्स की डायरेक्शन बेटे किधर आ गई, इधर आ गई, -kx²। ठीक, आपको लग रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वापस आ गया, तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो इस इधर आने पर इसकी वेलोसिटी इधर बढ़ती चली जाएगी और यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएगा। जब वो यहाँ पर होगा तभी भी फोर्स की डायरेक्शन इधर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि x नेगेटिव होने के बाद भी x का स्क्वायर तो यही रहेगा, यानी कि फोर्स इधर ही रहेगा। यानी कि यहाँ से छोड़ेंगे तो इधर भाग जाएगा, सारा पार्टिकल इधर भाग जाएगा, तो उसका मतलब वापस आया ही नहीं मीन पोजीशन की तरफ। तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाने की टेंडेंसी इस वाले बल की नहीं है। तो x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6 या 8 होंगे, तो तब हमारे लिए ये तो सिंपल एक वैसा बल हो गया कि इसको चलाता रहेगा इधर ही। इसका मतलब ये कोई भी ये प्रत्यानयन बल नहीं है, इसका मतलब ये एक प्रत्यानयन बल नहीं है। प्रत्यानयन बल ही नहीं है तो उसका मतलब मीन पोजीशन की तरफ लाने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4, 6 पावर के साथ तो ये इधर ही भाग जाएगा, और जब इधर ही भागेगा तो इसका मतलब इसमें दोलन का तो कोई सवाल ही नहीं है, जब उसको वापस मध्य बिंदु की तरफ ला ही नहीं रहा। अगर मान लो n बराबर 3 लिया, n बराबर 3 ले लिया, तो बेटा n बराबर 3 लेने पर मान लीजिएगा यहाँ पर लिया इसको x, किसी x पर, तो फोर्स तो इधर लगेगा -kx⁻3, F इधर लगेगा। और अब जब x की वैल्यू नेगेटिव x हो जाएगी, भाई यहाँ पर तो नेगेटिव x पे भी स्क्वायर हो रहा था ना, यहाँ पर नेगेटिव x हो जाएगी, तो नेगेटिव x के केस में ये प्लस हो जाएगा, तो F कितना आ जाएगा, kx⁻3, है ना, kx⁻3। तो फोर्स डायरेक्शन बदल गई। भाई यहाँ पे भी तो यही किया था, x लिया, पॉजिटिव x लिया तो इधर था, इधर -x लिया तो -x से क्या हो जाएगा, +kx हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, तो उसको मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा। तो वैसे ही जब नेगेटिव और यानी कि विषम संख्याएं होंगी ऊपर, तो -x का भी तो माइनस बाहर आकर के उसको प्लस कर देगा, उसकी दिशा इधर हो जाएगी, x इधर हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप x की पावर 3 की जगह 5, 7, 9 कुछ भी ले लोगे तो ये अपनी डायरेक्शन को बदल जाएगा। यानी कि ये क्या है, इसको प्रत्यानयन बल है, यस, और मीन पोजीशन की तरफ लाता है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है हमेशा। लेकिन ये दोलन तो करेगा, दोलनी गति तो है, बट SHM नहीं है, SHM नहीं है, ये SHM नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि SHM करने के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ n की वैल्यू 1, सबसे सिंपलेस्ट केस, सरलतम केस। तो सबसे सरलतम तो यही है ना, x की पावर क्या हो, n की पावर ये x की पावर 1 हो जाए, सबसे सरलतम केस ये है जो उसको इधर ला सकता है। अच्छा, इनकी वैल्यू 0 भी नहीं कर सकते, 0 कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बल कांस्टेंट हो जाएगा, तो बल तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर तो वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा ही नहीं, तो बल तो नियत बल लगता रहेगा और बस उसको चलाता ही रहेगा एक डायरेक्शन में। इसलिए नियत बल के साथ भी नहीं कर सकते और हम इसको बड़ी पावर के साथ भी नहीं कर सकते। बड़ी पावर्स होंगी यानी कि x बड़ा होगा, इसकी पावर्स बड़ी होंगी, तो आप ये कहेंगे कि ये दोलनी गति तो कर रहा है, SHM नहीं कर रहा है। और छोटी पावर होंगी, x
तो इसके प्रोपोर्शनल को x का जाएगा, तो उसका मतलब SHM कर रहा है। यानी कि हमें कई बार ऐसा प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि प्रूफ करो कि SHM कर रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा f बराबर माइनस के एक्स। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई अगर इसका बल माइनस एक्स के एक्स के बराबर यानी कि बल x के प्रोपोर्शनल आ जाए, जिसकी दिशा मीन पोजीशन की तरफ हो, अगर बल x के समानुपाती आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सरल आवर्त गति कर रहा है, और अगर उसको समानुपाती नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो सरल आवर्त गति नहीं कर रहा है ना। फिर वो डिपेंड करेगा कि वो फिर x की पावर अगर वो और कुछ आ रही है तो मतलब दोलनी गति कह सकते हैं, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं। लेकिन हमारे कोर्स में 99% ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें सरल आवर्त गति से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और सरल आवर्त गति के लिए ये बल ही दिमाग में डाल लें। तो इसलिए अब इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर ले कि f बराबर माइनस के एक्स से ही इस चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, तो यहीं से हमें लेकर चलना है। तो अब हम इस बल से कुछ और चीजें समझते हैं। ये देख लिया है कि भाई हमारे पास सरल आवर्त गति करने के लिए बल कौन सा होना चाहिए, F बराबर माइनस के एक्स। तो हम इसकी एक समीकरण लिख सकते हैं, सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की समीकरण। किस फॉर्मेट में लिखेंगे इस समीकरण को, ऐसे लिख देंगे। देखो बेटा F बराबर माइनस के एक्स पढ़ना, K क्या है, K क्या है, K है हमारा SHM नियतांक। तो F को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए माइनस के इंटू एक्स, ए बराबर माइनस के के बाई एम इंटू एक्स। अच्छा, इस के बाई एम, के की जो यूनिट होगी, के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, और अगर हम बात करें के बाई एम की, न्यूटन पर मीटर हो गई। अगर हम के बाई एम की बात करें, के एम बाई की न्यूटन पर मीटर, और ये क्या है, मास, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान लिखेंगे तो उसका यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, के बाई एम की। तो न्यूटन की यूनिट क्या होती है, एम इंटू ए, मीटर पर किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की यूनिट होगी, ये किलोग्राम आ गया, ये मीटर आ गया, मीटर से मीटर ये से गया, तो ये आया 1/सेकंड का स्क्वायर, यानी कि 1/टाइम का स्क्वायर कह सकते हैं, 1/टाइम का या फिर सेकंड का स्क्वायर आया। तो रियलिटी में ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, सेकंड का स्क्वायर है ना, तो हमने इसको स्पेशल नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय फ्रीक्वेंसी, है ना। पार्टिकल की जो SHM की फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो अभी उसको बाद में देखेंगे फ्रीक्वेंसी या आवर्ती क्या होती है उसकी, है ना। तो फिलहाल तो हमने उसको एक नाम दिया माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, के बाई एम, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, ये भी हमारी कंडीशन, चाहे तो ये प्रूफ कर लो चाहे ये प्रूफ कर लो, तो उससे हो जाता है कि हाँ ये सरल आवर्त गति की समीकरण है। अच्छा, इसी को हम आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, d स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको इसकी अवकलन रूपीय समीकरण बोलते हैं, SHM की अवकलन रूप समीकरण, अवकलन रूप की समीकरण, ये अवकलन ये रूप है इसका, है ना। इस तरीके से अगर कहीं लिखी मिल रहा मतलब सरल आवर्त गति की समीकरण आ, तो यहीं से रहा, ये एक तो चीज है ना। बस ये ध्यान रखना कि के बाई हमको हमने ओमेगा स्क्वायर माना, क्यों माना, क्योंकि इसकी जो यूनिट आ रही है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर आ रही है, तो हमने इसको ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, और बाद में यही फ्रीक्वेंसी बनेगी सरल आवर्त गति की। तो इस पर हम डिटेल में निकालेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे से। तो भी उसको रख लिया हमने इस नियतांक को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की सरल आवर्त गति की फ्रीक्वेंसी आवर्त गति की आवर्ती के बारे में होगा। तो खैर ये इसकी समीकरण आ गई। अब मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन बोल दे, मान लीजिएगा आपसे बोला 4d स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, तो क्या ये SHM है, क्या यह SHM की समीकरण है? तो आंसर क्या है, यस है। तो इसकी ओमेगा बताओ कितनी है, इसकी आवर्ती बताओ कितनी है SHM की सरल आवर्त गति की, तो ये क्या कहलाती है, SHM की आवर्ती, कोणीय आवर्ती कह सकते हैं, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती कह सकते हैं इसको, है ना।
तो ओमेगा कितना बताएंगे भाई, क्या ओमेगा की इससे तुलना कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नियतांक नहीं है, 1 है, तो पहले 4 से भाग कर लेंगे ताकि यहाँ 1 बन सके। तो d² y अपॉन dt² प्लस 9/4 y इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9/4, यानी कि ओमेगा बराबर क्या आ गया 3/2, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर इसका आवर्तकाल पूछ ले, आवर्तकाल बेटे टाइम पीरियड में एक रिलेशन आप समझेंगे 2π/ओमेगा होता है, या आपने सरल आवर्त उसमें ही पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में भी, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, आवर्तकाल भी पूछ सकते हैं 2π/ओमेगा, यानी कि 2π कितना 3/2, तो कितना आ गया 4π/3 सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, इसके वाले की रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से भी कई बार सवाल आपको मिलेंगे अगर, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कंपेयर करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए और जो यहाँ है y वही यहाँ होना चाहिए, y हो x हो या कुछ भी हो, नीचे टाइम के साथ वैरी करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ जो फैक्टर होगा, गुणांक होगा, वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर मान लेंगे और उसके आवर्ती और आवर्तकाल, क्योंकि पूरी सरल आवर्त गति में सारा खेल आवर्ती, आवर्तकाल और आयाम इन सब का ही है, इन्हीं के ऊपर सवाल मिलेंगे, इन्हीं की सारी चीजें पूछी जाती है कि उसका कितना आवर्तकाल है, कितने आवर्त से वो चल रहा है, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों हम SHM के बारे में, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं कि उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि SHM कर रहा है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या उसकी कंडीशन है। तो हमने जो जाना था मैं एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज करा देता हूँ। हमने देखा कि भाई SHM करने के लिए क्या चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगना जरूरी है, जो फोर्स क्या नाम दिया था हमने, प्रत्यानयन बल नाम दिया था। तो प्रत्यानयन बल जिसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, F इक्वल टू माइनस kx लगना चाहिए पार्टिकल पर, और पार्टिकल जो कण जो होना चाहिए वो अपनी साम्य अवस्था में होना चाहिए। और कौन सी साम्य अवस्था में होना चाहिए, स्थायी साम्य अवस्था में। अगर स्थायी साम्य अवस्था में होगा और कण पर F इक्वल टू माइनस kx बल लगा होगा तो इसका मतलब वो कण सरल आवर्त गति SHM कर रहा होगा। ये बेसिक कंडीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें ये कंडीशन हमने लिखी थी कि भाई इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तब उसे सरल आवर्त गति बोलेंगे। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होगा तो सरल आवर्त गति नहीं होगी, फिर वो दोलन तो हो सकते हैं, है ना, लेकिन फिर वो सरल आवर्त गति नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि जो F इक्वल टू kx है उसमें x की पावर 1 है, तो अगर x की पावर 1 है, x की पावर 3 भी हो सकती है, 5 भी, 7 भी, तो अगर x की पावर 3, 5, 7, 9 है तो वो केवल दोलनीय गति कर सकता है। लेकिन अगर x की पावर 1 है तो भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक सरल आवर्त गति है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो याद रखनी है कि भाई अगर कोई ऊर्जा का लॉस नहीं माना हमने, कोई बल लग रहा था F इक्वल टू माइनस kx लग रहा है तो सरल आवर्त गति है ना। और ये क्योंकि इसका जो आवर्तकाल होता है एक निश्चित समय पर अपने आप को दोहराता है, इसलिए इसको आवर्त गति बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अभी जानते हैं, जिसे हमने पहले इसकी समीकरण के बारे में जाना था। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। समीकरण क्या थी इसकी भाई, F बराबर माइनस kx थी, F को लिखा था ma बराबर माइनस kx और a बराबर माइनस का k/mx। इसको लिख सकते हैं d²/d, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको dx²x/dt² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एक्सेलरेशन के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। ये इसकी समीकरण है, स्टैंडर्ड समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण है, स्टैंडर्ड जो बिल्कुल मानक समीकरण है इसकी, मानक समीकरण SHM की। कौन सी SHM की, रेखीय। हम रेखीय की बात कर रहे हैं क्योंकि जब रेखीय सीख लेंगे तो फिर हम अपने आप ही कोने पर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है हमने ये समीकरण पढ़ लिया, d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। लो जी ये समीकरण पढ़ ली। तो अगर कहीं पे भी ऐसी समीकरण मिल जाए तो आप पहचान लेंगे। मान लो मैं बोलूँ d² d² 25 प्लस 16 y इक्वल टू 0। तो सवाल में पूछा है क्या यह SHM की समीकरण है, यस। तो आंसर क्या है, यस। से तुलना कर लेंगे इससे, x की जगह y तो आ गया, t तो है नीचे, सॉरी गलत t आएगा। अगर t है टाइम के साथ बदल रही, क्या ये समीकरण आपकी SHM की है, यस। x की जगह y तो आया, बाकी तो t है ना।
तो इसका मतलब ये है। अब अगर सब पूछ जाए कि व्हाट इज ओमेगा एंड एफ, कोणीय फ्रीक्वेंसी और रेखीय फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या लिखेंगे, इसको तुलना करने से पहले यहाँ पर गुणांक 1 बना लेंगे। पहले यहाँ पे एक गुणांक बना लेंगे। क्यों बनाएंगे एक गुणांक, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, गुणा में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी आप 16/25। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। y यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 16/25, तो ओमेगा बराबर 4/5 यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। और बेटे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। भाई ओमेगा बराबर क्या बैठता है, 2 पाई एक्स बैठता है, ये तो बैठता है, तो यानी कि 4/5 2/5 पाई, इतने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतने चक्कर प्रति, ये साइकिल या दोलन कह सकते हैं, दोलन प्रति सेकंड, इतने दोलन प्रति सेकंड बोल सकते हैं, है ना। या हर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, हर्ट्स, इसको हर्ट्स भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम इन सवालों को कर सकते हैं। ओके, तो समीकरण तो हमने जान लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी और एनालिसिस करेंगे। हाँ जी, तो जैसे हमने ये जाना कि भाई एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स लग रहा है F बराबर -kx, यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा है -k/m(x), यानी कि एक्सेलरेशन या त्वरण जो है x का फलन है, x का फंक्शन है या फलन है। तो यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हुआ, वेरिएबल। और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ और पार्टिकल चल रहा है, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो टाइप इधर उधर की गति कर रहा है, तो उसका मतलब उसके पास क्या क्या होगा, उसका विस्थापन भी होगा, उसका वेग भी होगा, उसका त्वरण तो है ही, है ना। तो फिर यानी कि इसमें x, v और a ये 3 चीजें आएंगी, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो लगेगी, गति तो लगेगी, गति तो है। बट गति कैसी है, गति है परिवर्तनशील त्वरण के साथ पार्टिकल की गति। वो अलग बात है कि वो उसकी दिशा किस तरफ है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस पर एक परिवर्तनशील त्वरण काम कर रहा है। तो परिवर्तनशील तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, यानी कि आप ये कह सकते हैं काइनेमेटिक्स का वेरिएबल एक्सेलरेशन का, परिवर्तनशील एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है एसएचएम। वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है एसएचएम, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन तो है, तो इसका मतलब हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब हम ये निकालेंगे, जैसे वहां पर निकालते थे किसी पार्टिकल का विस्थापन, है ना, विस्थापन निकाल देते, वेग निकाल देते, चाल निकाल देते, त्वरण निकाल देते, फिर उनके ग्राफ बना देते, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीएक्स ग्राफ, एएक्स ग्राफ, है ना, तो एवी ग्राफ, ये सब ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ पे भी करने चाहिए हमें, इसका मतलब यानी कि पूरी की पूरी आप ये समझ लेते हैं कि इसकी पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स है। तो पहले हम आज इसकी काइनेमेटिक्स निपटाते हैं, इसकी पूरी की पूरी जो गतिकी है वो देख लेते हैं, कैसे कैसे वो गतिकी होती है, फिर हम इसमें और एनालिसिस बाद में कर लेंगे। ओके, तो छोटी सी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता है स्टैंडर्ड, तो वहीं से हम सब कुछ निकालेंगे। अब तो हम क्या निकालेंगे, पहले वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर उनके ग्राफ वगैरह बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। चलिए जैसे हमने एसएचएम में ये जाना है कि एसएचएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पार्टिकल पर, उस कण पर कौन सा बल लगना चाहिए, F बराबर -kx। जो F बराबर -kx बल लग रहा है, इसकी वजह से एक त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, a बराबर k/m x माइनस का, यानी कि त्वरण x का फलन है, त्वरण x का फलन है। तो उसका मतलब त्वरण कांस्टेंट नहीं है, नियतांक नहीं है, तो त्वरण क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान त्वरण नहीं है, x का बदल रहा है। अगर x के साथ साथ त्वरण बदल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक काइनेमेटिक्स का स्पेशल केस हो गया, जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन, परिवर्तनशील त्वरण के बारे में अगर पढ़ा जाए तो सारा का सारा यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि
परिवर्तनशील एक्सेलरेशन की काइनेमेटिक्स का स्पेशल केस है एसएचएम। यानी कि एसएचएम कोई नई टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी लाइफ में, इसलिए उसको एक नया चैप्टर बना दिया गया है। तो रियलिटी में हमें किस तरीके से ट्रीट करके चलना है कि एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का, परिवर्तनशील एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का फलन हो गया, तो एक्सेलरेशन त्वरण जो है x का फलन है, त्वरण x का फलन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, वेग, चाल सब निकाल सकते हैं। जब हम ये सब निकाल सकते हैं तो उसका मतलब हमें फिर इनके बारे में ग्राफ भी बना सकते हैं कि क्या पढ़ना है, इसकी काइनेमेटिक्स पढ़नी, गति की पढ़नी है। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है एसएचएम से, यानी कि तो सिंपल हमारी काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स तो आती है, इसका मतलब ये तो बहुत आसान चीज है। तो बस फर्क यह है कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है उस समय गति की इक्वेशन, गति की समीकरण काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि गति की समीकरण किसके लिए वैलिड है, किसके लिए यूज होती है, जब त्वरण एक समान हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। लेकिन यहाँ पे त्वरण कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब गति की समीकरण तो काम नहीं करेंगे। फिर क्या काम करेगा सर? बेटे फिर काम करती है कैलकुलस या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, जिस चीजें काम आती है तो हम कैलकुलस से चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें कुछ तो कहीं से तो रेफरेंस होगा जो दिया होगा। हमें क्या पता है इस पूरे चैप्टर की सबसे मेन पॉइंट क्या पता है? हमें पता है इसका त्वरण, कि भाई ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यानी कि त्वरण की बात अगर करें, त्वरण क्या होता है? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये तो आपको दिमाग में डाल ले, रट ले, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा चैप्टर निकलेगा। छोटी सी समीकरण है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल जाएंगी इस छोटे समीकरण से, है ना। तो इसलिए इस समीकरण को बिल्कुल दिमाग में डाल लेंगे। अब यहीं से एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ से मुझे कहाँ पहुंचना? v पर। तो जब a से v पर पहुंचना होता है तो v पर पहुंचना होता है तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx। भाई एक तो dv बाई dt लिखते हैं, अगर एक्सेलरेशन त्वरण टाइम का फलन होता तो dv बाई dt लिखते, लेकिन x का फलन है तो v dv बाई dx लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या लिखा हमने? क्योंकि हमें वेग तक पहुंचना, त्वरण तो ये आ गया, अब वेग तक पहुंचना तो क्या लिखेंगे? v dv बाई dx बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये बात आ गई। अब सवाल ये है कि भाई ये जो ये एक्सेलरेशन से एसएचएम कर रहा है इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है बेटे कि मान लो ये पार्टिकल है जो कि x बराबर 0 पर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, एफ नेट भी 0, ठीक है, एफ नेट भी 0। तो यहाँ तक ये गया, मैक्सिमम यहाँ तक गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? x बराबर a, इसको बोलेंगे आयाम। आयाम मतलब कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, है ना। ये क्या कहलाती है? माध्य स्थिति, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। और कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। इधर हम प्लस a लिख सकते हैं, लेकिन जब इधर होगा तो माइनस a लिख सकते हैं, ये भी आयाम हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या कि किसी x पर, मान लो यहाँ पर है, मान लो इसको यहाँ पर इधर वेलोसिटी दे दी, इधर वेलोसिटी दे दी तो v ये है, किसी x पर, ये x है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी ये पता करना। और ये अधिकतम विस्थापन है इसका, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो वापस आएगा। अब इसके एनालिसिस भी करेंगे कि किस किस तरीके से कण चलता है, पहले इसकी कुछ इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया x पर v निकालना है ना, x पर v निकालना है। तो इसी को मैं भी कह सकता हूँ कि भाई, ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास मीन पोजीशन तो आ गई कि t इक्वल टू 0 पर तो ये कहीं पर था, x बराबर 0 पर था। ऐसा भी हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पर कहीं और हो, लेकिन फिलहाल मैंने सबसे सिंपल केस ले लिया कि t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है? x बराबर 0 पर है और चलते हुए किसी समय x पर है। x पर वेग कितना होगा ये निकालना है, जबकि x पर एक्सेलरेशन कितना हो, किधर होगा? एक्सेलरेशन इधर होगा, एक्सेलरेशन तो इधर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो हम निकाल चुके हैं पहले, इस बात को जान चुके हैं, है ना। तो अब वेग निकालना है, दोनों तरफ का क्या करो? इंटीग्रेशन। जब x बराबर 0 है तो वेग हमने दिया उसको कुछ, और जब x बराबर a है तो वेग 0 है। भाई यहाँ से तो वेग देके भेजा ना इसको, यहाँ से वेग भेजेंगे, देंगे अपनी एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी एक बार दे देंगे उसी एनर्जी चलता रहेगा, क्योंकि उनका कोई लॉस नहीं है। लेकिन जाता रहेगा, वेग इधर दिया
त्वरण इधर है तो उसके वेग को कम करते जाएगा और यहाँ पे 0 कर देगा, ऐसे ही फिर वो उसको उधर खींचेगा, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या एक कंडीशन मिल गई कि भाई यहाँ से क्या बनेगा v²/2 0 से v से 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर x²/2 0 to a, इससे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटे, बचेगा क्या 0² माइनस v² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। चलो ये उड़ा दो, तो v बराबर √, ओमेगा स्क्वायर x² प्लस माइनस ओमेगा a² माइनस x²। ये इसकी वेग आ गया, ये क्या आया इसका वेग। अगर चाल की बात करें तो चाल हमेशा प्लस की होगी, तो चाल की बात करें तो चाल हमेशा प्लस की, तो चाल इसका मापांक ही लेना सिर्फ, यानी कि ओमेगा √a² माइनस x²। किसी भी x पे चाल निकालनी होगी तो इससे निकाल लेंगे, है ना। तो क्योंकि वेग का मापांक की क्या कहलाएगी, चाल। किसी क्षण पर ताक्षणिक वेग का मापांक की उसी क्षण पर उसकी चाल कहलाएगी, है ना। तो ये चाल आ गई। चाल भी किसका फलन आया, x का। हमने कैलकुलस क्यों लगाई, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो हमारे पास v बराबर ओमेगा √a² माइनस x² आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें कि भाई ये वेग x बराबर a पर कितना आएगा, 0, x बराबर 0 पर कितना आएगा, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर x बराबर 0 पर वेग कितना जाएगा, ओमेगा √a² माइनस 0² यानी कि a ओमेगा आ जाएगा। अगर इधर जा रहा है तो a ओमेगा, और अगर इधर जा रहा है तो माइनस a ओमेगा, है ना। तो ये इसके वेग आ जाएगा इस तरफ। तो ये कहलाता है इसका अधिकतम वेग, ये कहलाएगा इसका अधिकतम वेग v max। दिस इज व्हाट v max। अधिकतम वेग का फॉर्मूला ये रहेगा, जो कि कहां पर होता है, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब माध्य स्थिति। माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर यहाँ पर वेग शून्य और एक्सेलरेशन, वो सॉरी एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर है ना, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। ये मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन, ठीक, क्योंकि x बराबर a रख देंगे। a क्या है, आयाम है। तो आयाम की परिभाषा आपको याद ही रहनी चाहिए। आयाम का मतलब समझते हो क्या हुआ, आयाम का मतलब, आयाम का मतलब कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, या जहां वेग 0 है, जहां पे वेग 0 है वो कहलाता है वहां पर माध्य स्थिति से विस्थापन, जिसे हम क्या बोलते हैं, a से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, विस्थापन आयाम की परिभाषा भी यहीं पर निमट गई हमारी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई त्वरण से हमने वेग निकाला, और वेग हमारा ओमेगा √a² माइनस x² आया, और वेग भी x का फलन आया, वेग भी x का फलन आया है। यानी कि अभी हमें वेग से x पर पहुंचना है, तो फिर से हमें अपनी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। तो अभी हमने वेग तक पहुंच गए, है ना। तो हमने वेग तक पहुंच चुके हैं, अब वेग से विस्थापन तक पहुंचेंगे। हमें क्या पता है, विस्थापन निकालना है, वेग पता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन x निकालना है। v बराबर क्या पता है, v बराबर ओमेगा √a² माइनस x², ये पता है। कहाँ पहुंचना है, x निकालना है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt ओमेगा √a² माइनस x² है, ठीक है, a² माइनस x² है। अच्छा, अब x वाले एक तरफ कर लो, ओमेगा dt,
ओमेगा तो कांस्टेंट है। t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 भी हो सकता है। तो मैं इसमें एक स्पेशल केस ले लेता हूँ कि मान लो t बराबर, यहाँ पर x बराबर 0 है। अब मान लो मैं यहाँ से किसी समय ऑब्जर्वेशन हमने जो देखा उसको ऑब्जर्व किया, प्रेक्षक ने देखा कि वो यहाँ पर है t बराबर 0 पर x बराबर x नॉट पर है, ये ले लिया मान लो शुरू में ही यहाँ पर है, ये प्रारंभिक कंडीशन है, प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक कला भी बोल सकते हैं इसको, कला फेज अभी आएगा, इसका क्या मतलब होता है प्रारंभिक कला, प्रारंभिक फेज है ना, ये प्लस ए ये माइनस ए, और भाई यहाँ पे कोई वेग था v है ना, वो वेग हमने निकाला, t बराबर 0 पर x नॉट था, और भैया यहाँ से किसी भी x बराबर कोई वेग देखा तो ये अपना यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब बात यह है कि t बराबर 0 पर मैंने 0 नहीं लिया, x बराबर कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल, जिस समय मैंने देखना शुरू किया, मानो मैंने देखना शुरू किया उस समय जिस समय वो x नॉट पर था, तो t बराबर 0 पर मैंने लिख दिया x नॉट, ये प्रारंभिक अवस्था बताता है t बराबर 0 आवश्यक प्रारंभिक अवस्था। तो t बराबर t पर x कितना है, किसी टाइम t पर x कितना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अभी आपको याद रखना, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि मैथ पर जब पढ़ लेते हैं मैथ वाले बच्चे तो जब उसमें समझ में जाएगा, और बायो वालों को भी मैं बता देता हूँ क्या इंटीग्रेशन होता है, बस यहीं पर यूज होगा, आगे कभी इसका यूज होने वाला नहीं है। इसका स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि भाई अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट आ जाएगी बेटे x नॉट से x ओमेगा, ये t आ जाएगा, t की लिमिट 0 से t, एक बार यहाँ x रख देंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a बराबर ओमेगा t। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये क्या आएंगे सब कोण होते हैं, ये इनवर्स फलन जो होते हैं सारे कोण होते हैं, तो उसको मान लो मैंने कुछ मान लिया फाई नॉट, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स माइनस के कुछ मान लिया फाई नॉट। कहाँ पर है ये फाई नॉट, इस पर, इस पॉइंट पर, आप यहीं पे कह सकते हैं इसको फाई नॉट लिख दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कला, प्रारंभिक कला, तो ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस फाई नॉट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस फाई नॉट बराबर ओमेगा टी, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एक्स अपॉन ए। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंड x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जिसमें कि x का फलन आया t की फॉर्म में, मतलब t के फलन की फॉर्म में x आ गया, जिसमें फाई नॉट क्या है, फाई नॉट को बोलते हैं प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज की प्रारंभिक में आप किस फेज में थे, प्रारंभिक में आप इस समय थे, t बराबर 0 पर कोई भी वैल्यू निकाल जाती है उसे प्रारंभिक बोलते हैं। अब ये है इसका फेज, किस फेज में, किस अवस्था में है, कला भी बोलते हैं किस अवस्था में है ना, किस अवस्था में है, वो होती है प्रारंभिक कला। अब किसी भी टाइम पर बदल जाएगी, ये कला भी बदल जाएगी, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा, टाइम बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो होगी प्रारंभिक कला। और एक ये है अपने ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये भी तो कोण ही आएगा, इसको भी बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं कला, इसको बोलते हैं कला या फिर इसको फेज। प्रारंभिक में इसमें अंतर है, प्रारंभिक में इसमें अंतर है।
थोड़ा सा प्रारंभिक तो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम का फलन नहीं है, नियत है t बराबर 0 पर, ये किसी भी टाइम पर है तो टाइम का फलन है ना। t बराबर 0 पर जो फेज आएगा उसी को हम प्रारंभिक कला बोलते हैं। इस यानी कि यही देगा सारी वैल्यूज, t के अलग अलग वैल्यू पे जो कला की वैल्यू आएगी वो कला की वैल्यू बदलेगी, तो यहाँ से x भी बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे, है ना। तो अब इसको पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहली बात पॉइंट की है कि भाई हमारे पास t बराबर 0 पर फाई बराबर फाई नोट आया, जिसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x नोट बटे a, है ना, या साइन फाई नोट बराबर x नोट बाई a भी कह सकते हैं। यानी कि t बराबर 0 पर x नोट आ जाएगा, यानी कि x नोट बराबर a साइन फाई नोट भी कह सकते हैं। ये क्या है, प्रारंभिक कला की इंफॉर्मेशन है। सोचो t बराबर 0 रख दूंगा तो ये तो आएगा x बराबर a साइन ओमेगा a साइन फाई नोट, t बराबर 0 पर तो यही आएगा। तो प्रारंभिक कला क्या देती है कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से उसको देखना शुरू किया, उसकी कला क्या है, उसका x नोट क्या है शुरू का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कुल कला, कुल फेज कितना है उसका, कि किसी समय पर वो कण यहाँ 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 कितना है, तो हर पॉइंट पर उसका x कितना होगा, वेग कितना होगा, त्वरण कितना होगा, सारी इंफॉर्मेशन इस कला के अंदर रहती है, फेज के अंदर रहती है। इसलिए फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको कंप्लीट को बोलते हैं फाई, और फाई नोट बोलते हैं इनिशियल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। लेकिन पहले इतनी बात ध्यान रखें कि भैया x और t का फलन आ गया, ठीक है। सोचो अगर t बराबर 0 होता, अगर t बराबर 0 होता तो t बराबर 0 होने में क्या बनता, t बराबर 0 होने पे t बराबर 0 होने पर अगर x नोट भी 0 होता तो यहीं से शुरू होता। फिर वो भाई अगर मान लो मैं कहूं कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, अगर यहां से चलता तो फिर क्या समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, x साइन ओमेगा टी, तो इतनी बन जाएगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली समीकरण ये है सबसे ज्यादा यूज होने वाली समीकरण a साइन ओमेगा टी, और ये भी यूज होती है। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा फलन आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट या a साइन ओमेगा टी, साइन की जगह कोस भी हो सकता है, क्योंकि फाई नोट की वैल्यू सोचो, मान लो फाई नोट की वैल्यू 90 डिग्री आ गई पाई बाई 2, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ साइन हो या कोस हो, साइन हो या कोस हो, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर a कोस ओमेगा टी, कुछ भी हो तो इसका मतलब वो एक सरल आवर्त गति की समीकरण को निरूपित करेगा। यानी कि सरल आवर्त गति की समीकरण को पहचानना है तो x का फंक्शन साइन या कोस की फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल साइन कोस की फॉर्म में फलन अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये सरल आवर्त गति की समीकरण है। और अगर t बराबर 0 है, यहाँ कोई फेज नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो कहाँ से चला है, बिल्कुल मीन पोजीशन x बराबर 0 से चला है। और अगर उसमें कुछ फेज जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसकी प्रारंभिक पोजीशन हमने x बराबर 0 से ना होकर के कहीं और से है वो, जिसे हमने x नोट लिखा हुआ है, और उसका प्रारंभिक फेज भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके, तो ये हमारे पास x आ गया, यानी कि हमने क्या करा, v और x का फलन पता लग गया। a और x का तो पता ही, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, v और x का भी पता लग गया, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x और t का भी पता लग गया। लेकिन क्या हमारे पास v और t, x, a और t के भी निकल सकते हैं, यस। और क्या फिर हम उनके ग्राफ भी बना सकते हैं, यस। तो हम अभी, क्योंकि हम तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना भाई, हम तो गति की पढ़ रहे हैं, उसकी जो गति की है, काइनेमेटिक्स है इसकी, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल जैसे सवाल करने का जो तरीका है वेरिएबल एक्स सोल्यूशन का, वही अप्लाई कर रहे हैं। x तक पहुंच गए जी हम। अब हम क्या करेंगे, x तक पहुंचने के बाद xt तो पता लग गया, vt और at की बात करेंगे। ओके, चलिए अब हमने x और t का फलन देख लिया, अब हम vt और at का देखते हैं, है ना। विस्थापन के बाद vt एंड at, तो बेटे x बराबर क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ये ओमेगा बाहर भी आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइन, ठीक है। सोचो अगर t बराबर 0 पर x बराबर 0 होए तो क्या आएगी समीकरण, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका 0 होने का मतलब फाई नॉट भी 0 होगा, और v बराबर क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा, ये तो आएंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की,
बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। dv बाई dt होता है तो उसको कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस यहाँ आएगा, एक ओमेगा फिर बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरीके से इसके एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो आप, तो ये ओमेगा है ना, यहाँ से यहाँ देखो, ये अपने पास ये ओमेगा स्क्वायर है, तो a इंटू दिस, ये क्या बना ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ये भी, अरे एक्स की वैल्यू तो है ये, एक्स बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, तो वही तो है ये, चाहे तो एक्स की वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पे तब भी आ जाएगा, चाहे इसको डिफरेंशिएट कर दो तब भी आ जाएगा, है ना। और अगर आप इसको देखना चाहो तो कोस स्क्वायर को लिख लेंगे साइन, मान लो मैं इसको ऐसे सोचूं, भाई मैंने तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी पढ़ा के नहीं, ओमेगा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो किसी एक्स पे वेग निकालना और ये किसी टाइम पे वेग निकालना, किसी एक्स पे वेग निकालना, किसी टाइम पे वेग निकालना, इसे दोनों में अंतर है थोड़ा सा, है ना। तो आंसर तो आ जाएगा उसी टाइम, वैल्यू तो ये आएगी किसी उसी एक्स पर उसी टाइम पर। अब मान लो आप सोचो कि इससे प्रूफ कर दूं, लो इससे कर सकते हैं ओमेगा, तो बेटे ए कॉस, मान लो इससे मैं लेकर आना चाह रहा, ए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस ये क्या बना एक्स का स्क्वायर, तो आ गया वही। तो कहने का मतलब है सब आपस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी टाइम पे वेग पूछा है तो ये, और उसी टाइम पे एक्स पे पूछ लिया जाए तो एक्स पे पूछा है तो एक्स पे निकाल लो, किसी भी एक्स पे निकालना, किसी भी टाइम पे निकालना हो, तो डिपेंड करेगा कि सवाल में टाइम पे पूछा है वेग या फिर आपसे किसी एक्स पर पूछा है, विस्थापन पर पूछा है, उसी के इस अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, है ना। अब जैसे हम थोड़ी सी फेज की बात करते हैं, फेज क्या होता है, क्या करता है। हमने अभी पढ़ाया कि भाई एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट है, यानी कि जब की बात है जब कोई पार्टिकल x बराबर 0 उसकी मीन पोजीशन है और किसी टाइम t बराबर 0 पर x बराबर x नॉट से उसको यहाँ से हमने देखना शुरू किया, उसको यहाँ से देखना शुरू किया, ये प्लस ए है माइनस ए है, यहाँ पे वेग होगा, इस पर एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, है ना। ये मैक्सिमम होगा ये ओमेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी 0। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा याद होनी चाहिए कि भाई सच हम करते हैं कण के लिए, और वेग इधर है तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। खैर अब बात यह है कि जो हमारे पास फेज है जिसे हम क्या बोलते हैं ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, दैट इज फेज या फिर कला, क्या बोलते हैं कला बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये क्या होता है टाइम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि यह है x a और v को x और ये v की पूर्ण व्याख्या करता है। कब कहाँ है पार्टिकल, उस कण की वेग कितना है, भाई वेग का फॉर्मूला क्या है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का लिख सकते हो, एक तो ये आ गया, एक्सेलरेशन कहीं भी लिख सकते हो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब की इंफॉर्मेशन इस फेज के अंदर है, अलग अलग टाइम पे फेज बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि एट टी बराबर 0 फाई इक्वल टू 5 नॉट, दिस इज ये है प्रारंभिक फेज कहलाता है, प्रारंभिक कला कहलाती है, प्रारंभिक कला, ठीक है, प्रारंभिक कला कहलाती है। और चौथा पॉइंट ये है कि 5 नॉट यानी कि प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला समय पर निर्भर, समय टाइम पर निर्भर नहीं करती,
नहीं करती। यह कण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था है यानी कि शुरू में कहाँ है, t बराबर 0 पर वो मीन पोजीशन पर है, t बराबर 0 पर वो x बराबर 1 सेंटीमीटर पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, वो उसकी फाई नोट बता देता है कि कितना उसका प्रारंभिक कला है। वो कोण के फॉर्म में आती है, वही x नोट हमने पढ़ी थी अभी, हम ना पढ़ी थी ना अभी हमने, फाई नोट बराबर क्या पढ़ा था, फाई नोट पढ़ा था साइन इनवर्स x नोट बाई a। सोचो अगर x नोट 0 तो ये 0 हो जाएगा, और अगर कोई x नोट की कोई वैल्यू होगी तो आ जाएगी, यानी कि उसकी अवस्था x और एंगल में रिलेशन आ गया। आप कह सकते हो कि x नोट बराबर a साइन फाई नोट, उसकी प्रारंभिक अवस्था के लिए कोण या x नोट से फाई नोट या फाई नोट से x नोट निकाल सकते हैं, यानी कि अवस्था को कोण में बदल लिया एक तरह से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। अब इसके कुछ बता सकते हैं कि अवस्था डायग्राम जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, फेज डिफरेंस अभी भी होता है एक और पॉइंट, कि अगर दो कण है, दो SHM है, उनके कणों उनकी फेज डिफरेंस निकालना क्या है, कलांतर बोलते हैं। दो कणों की SHM में कला के अंतर को कलांतर बोलते हैं। इस पॉइंट नंबर देता हूं 5वां, कलांतर बोलते हैं। भाई मान लो आपको एक x दिया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1, ठीक। दूसरा पार्टिकल है ओबीसी ओमेगा सर इससे चल रहा है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 2। बोला कि इनका फेज डिफरेंस बताओ, डेल्टा फाई, दैट इज फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 क्या है, ये है फाई 1, ये क्या है, ये है फाई 2, ये क्या कहलाएगा, कलांतर। कलांतर मतलब फेज में अंतर, कला का अंतर। तो ये क्या बनेगा भाई, फाई 1 कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 2। तो क्या बचा भाई, फाई नॉट 1 माइनस, इनके शुरू के जो इनिशियल फेज का अंतर होगा वो उनके कला के अंतर हो जाएगा, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ली। तो कुल मिलाकर इनका जो अंतर है ना ये है, ये तो मैंने सेम लिया, जरूरी भी नहीं हो सकता है अलग अलग सेम भी ना हो, ओमेगा अलग भी हो, अलग अलग टाइम भी पूछ सकता है। तो ये फेज का अंतर कहलाता है फेज डिफरेंस, या फिर कलांतर बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ओके, तो अब इसके कुछ डायग्राम बनाते हैं। चलिए, हमने कला के बारे में जान लिया, अब कला के कुछ फेज डायग्राम है ना। कला के अवस्था ग्राफ, स्टेट डायग्राम ऑफ फेज, ठीक है। चलो मान लो भाई हमारे पास दिया हुआ है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट दे दिया, यानी कि ये क्या कह सकते हैं आप, a साइन फाई। सोचो अगर मैं बोलूं कि शुरू में ही फेज क्या है, शून्य है, तो x कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। और बेटे वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी क्या आएगी, a ओमेगा कोस फाई, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन फाई, यही तो आएगा। तो x बराबर फाई बराबर 0, x बराबर 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा भाई, a ओमेगा आएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका डायग्राम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम ये बनाएंगे कि भाई x बराबर 0, फेज भी 0, यहाँ पे वेलोसिटी v बराबर a ओमेगा, और एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। ये इसका फेज डायग्राम आ गया, दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम ऑफ दिस। तो हमने एक इस अवस्था का फेज डायग्राम बनाया जिस समय फेज शून्य था। हो सकता है फेज की वैल्यू, मान लो फेज की वैल्यू दे दी पाई बाई 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाई 2 रख देंगे, साइन पाई बाई 2 1, तो यहाँ से a आ जाएगा। और उस केस में कोस पाई बाई 2 0, तो वेलोसिटी 0, और यहाँ साइन पाई बाई 2 1, तो एक्सेलरेशन माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। इस केस में क्या डायग्राम बनेगा भाई, इस केस में क्या डायग्राम बनेगा, है ना। ये अपना t बराबर 0 पर चल रहा है, और मान लीजिए इस डायग्राम की बात करें, और ये वाला
प्लस ए, एक्स बराबर ए यहाँ पर है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, दैट इज माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी 0 है, जिधर एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी उधर दौड़ेगा, ये उधर दौड़ेगा। और यहाँ पर फेज की वैल्यू कितनी है, π/2 की वैल्यू बराबर आ गई। ठीक है, ये π/2 के बराबर आ गई है। ऐसे और भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। मान लो फेज के लिए, मान लो आपसे बोल दिया कि ये जो है माइनस के पाई के बराबर है ना, या पाई बराबर ले लो, पाई ले लिया, तो एक्स कितना जाएगा इस केस में 0, और वेग क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बन जाएगा इस तरफ, x बराबर 0, वेलोसिटी माइनस ओमेगा इस तरफ है, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, फेज की वैल्यू पाई के बराबर है। तो फेज हमें उस पार्टिकल की अलग अलग अवस्थाओं की जानकारी देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और अलग अलग समय पर वो अलग अलग पोजीशन पर पहुंचता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।